हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। आज से हम भारतीय न्याय संहिता के सारे एमसीक्यू, जितने भी तरीके के जो भी एमसीक्यू किसी भी एग्जाम में आते हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और ये पूरा आपका एमसीक्यू का सीरीज, तो बहुत अच्छे से सारे एमसीक्यू लगाइए, समझिए। और किसी भी तरीके का किसी भी एमसीक्यू में कोई डाउट है कि उसका ये आंसर क्यों है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने इस एमसीक्यू के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मुझे अपना फेस वाला रिकॉर्डिंग हटाना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से एमसीक्यू को डील कर पाए बिना किसी असुविधा के। ठीक है, और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा वैसे ही मैं फिर से हाजिर होंगी आपके लिए वीडियो के फॉर्म। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एमसीक्यू के सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीएनएस के प्रवर्तन की तिथि है, यानी कि किस दिन जो है हमारा जो बीएनएस है वो लागू हुआ था। ठीक है, तो कब लागू हुआ था? आपका 1 जुलाई 2024। ठीक है, 1 जुलाई 2024, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सी तिथि है जिस दिन बीएनएस को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी? तो किस दिन प्राप्त हुई थी? आपके 25 दिसंबर 2023। ठीक है, 25 दिसंबर 2023 को जो है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएनएस की धारा 1 किससे संबंधित है? तो देखिए, किसी भी अधिनियम की जो धारा होती है वो हमेशा जो पहला धारा होता है वो क्या बताता है? उस अधिनियम का नाम। ठीक है, यानी कि उसका शीर्षक बताता है और कब से वो लागू है ये बताता है। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है कि बीएनएस की कौन सी धारा भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड के बारे में प्रावधान करती है? तो कौन सी धारा प्रावधान करती है? आपके सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 4 जो है वो इसके बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, 1 का क्लॉज नंबर 4। देखिए, बीएनएस का जो पूरा कंप्लीट लेक्चर है, ठीक है, वो मैंने बनाया है, इसकी प्लेलिस्ट है, जाइए और जा करके देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस की कौन सी धारा संहिता के क्षेत्रातीत, यानी कि क्षेत्र के बाहर क्या करता है? प्रवर्तन का प्रावधान करती है। तो या कौन सी प्रावधान करती है भाई धारा? आपके सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 5 जो है वो इसके बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्या बीएनएस भारत के नागरिकों द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराधों पे लागू होता है? बताइए क्या लग रहा है? तो देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल लागू होता है। ठीक है, भारत में रहने वाले या भारत के बाहर रहने वाले अगर भारत के नागरिक हैं तो उनके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभियोजित किया जा सकता है और हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है। कहाँ ठहराया जाएगा? तो कहाँ ठहराया जाएगा भाई? जहां पकड़ा गया है वहीं। ठीक है, दिल्ली में। भले ही वो युगांडा में करे हैं तो युगांडा में तो नहीं पकड़ लिए, लेकिन भाई कहाँ पकड़ेंगे? कहीं भी मिले, जहां भी वो भारत में मिल गया वहां पे उसको पकड़ करके उसको जो है ट्रायल उसका चलाया जाएगा और उसको दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बीएनएस के प्रावधान किसी द्वारा किए गए
किसी भी अपराध पर लागू होते हैं। तो किस पे लागू होते हैं बताइए। तो आपके भारत का कोई भी नागरिक हो, वो चाहे भारत में रह रहा है या भारत से बाहर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, ये तो हम बताए हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है कि भाई अपराध के आवश्यक तत्व, है ना। अपराध के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं बताइए, क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके क्या है भाई, आपका जो दुराशय, जिसको हम लोग आशय कहते हैं, और कार्य, है ना, यानी कि एक्टस रियस और मेंस रिया। ठीक है, यानी कि आपके जो कार्य या लोग होते हैं, या फिर आपका जो आशय है जिसको हम लोग दुराशय बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग एक मैगजीन पढ़ते हैं, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मिन्सिट्रिया। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि कार्य अपराधी नहीं होता। ठीक है, कार्य अपराधी नहीं होता जब तक कि मन अपराधी न हो। ठीक है, यही है ना मैगजीन कि भाई कार्य अपराधी नहीं होता जब तक कि मन अपराधी ना हो, है ना, और उसी पे बेस्ड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, किसी अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं। ठीक है, तो बताइए भाई कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो सबसे पहले देखा जाए तो आशय तो है, अभी हम लोग देख करके आए हैं, है ना, अभी देख के आए हैं ना। तो आशय है, कृत्य भी था, प्रसिद्ध कृत्य कि भाई जिस चीज को मना किया गया है और आप कर दिए, कार्य के लिए दंड भी मिलता है। हेतुक नहीं है, ठीक है, हेतु को हम लोग कॉज कहते हैं, यानी कि कारण, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको हटा करके सब है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः अपराध का एक अनिवार्य तत्व है। कौन है बताइए भाई, कौन है आपके एक्टस रियस। ठीक है, एक्टस रियस, और साथ में क्या था, मेंस रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्टस रियस मानवीय आचरण पर, माफ कीजिएगा, एक्टस रियस मानवीय आचरण का वह परिणाम है जिसे विधि प्रतिसिद्ध करना चाहता है। यह परिभाषा दी गई है, कहाँ दी गई है और किसने दी है ये बताइए। तो किसने दी है, कैनी ने। ठीक है, किसने, कैनी। नेक्स्ट क्या लिखा है, केवल कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन दोषी है। है ना, अभी हम बताया ना कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम नेसी मेंसिट्रिया, है ना। तो बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो अपराध में दोषी मन की स्थिति, है ना, भाई आप जो है नहीं चाहते हैं अपराध करना किसी के साथ, और गलती से हो गया, है ना, या फिर किसी को बचाने के चक्कर में आपने किसी के साथ अपराध कर दिया, तो उस कंडीशन में भाई मन देखा जाता है ना। कोई भी जज जो है वो किसी को सजा सुनाता है तो भी क्या करता है, वो देखता है कि भाई इस अपराधी ने किस परिस्थिति में अपराध किया। ठीक है, जब आप लोग जो है बीएनएसएस पढ़ेंगे डीपली, या फिर आप अगर कोर्ट में ट्रायल वगैरह का सिनेरियो देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी न्यायाधीश जो है ऐसे ही किसी अपराधी को सजा नहीं सुना देता है। वो पहले उसकी परिस्थिति देखता है कि वो किस परिस्थिति में अपराध किया है, क्या वो जानबूझ करके सब कुछ जानते हुए किया है, या परिस्थिति के वश में आकर के किया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, अपराध क्या है। तो बताइए अपराध क्या है। अपराध जो है आपका पब्लिक दोष, यानी कि पब्लिक रॉन्ग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरी जनता जो है उससे प्रभावित होती है ना, पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष का, या फिर कभी कभी पूरे देश में। नेक्स्ट अब दिख रहा होगा क्या लिखा है, यदि एक्टस नॉन फेसिट रेम नेसी मेंसिट्रिया आपराधिक विधि
का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके लिए जो है उपयुक्त बैठता है, ठीक है, मतलब सही इसको दर्शाता है। वो कौन सा सही दर्शाता है भाई? तो देखा जाए तो आपका ये जो तीसरा है जो कि लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि अपराध का गठन करने के लिए क्या चाहिए? एक्टस रियस और मेंस रिया चाहिए, ठीक है, यानी कि कार्य या लोप हुआ हो, और ऐसे कार्य या लोप करने में क्या हुआ हो, किसी पर्सन का आशय यानी कि उसका दुराशय भी इंक्लूड हो, ठीक है, दुराशय यानी कि कुछ गलत आशय उसका हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है आपका? लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मेंस रिया से संबंधित है? तो कौन सी है बताइए। तब से तो हम कई बार बोल चुके हैं ना, एक्टस नॉन फेसिट रियम ये चीज मेंस रिया, ठीक है, यानी कि कार्य अपराधी नहीं होता जब तक कि मन अपराधी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका जो मन है वो क्या ना हो, दोषी ना हो, ठीक है। तो ये कौन बताता है भाई आपका, बताइए किस पे जाएंगे आप? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है जो कहता है कोई भी कार्य तब तक अपराधी नहीं होता जब तक कि उसका साथ में जो आपका मन है वो भी दोषी ना हो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही होता है। नेक्स्ट, यह भी जो है इंग्लैंड विधि से भी पुराना सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका जो है मन दोषी ना हो। लॉर्ड आर्बिगर ने कहा था, किसने कहा था भाई बताइए, कौन सी थी? आर वर्सेस ऑलिडे, ठीक है, इस केस में जो है कहा गया था। ध्यान रखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंट केस है और एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंस रिया का मतलब क्या है बताइए, बताने की जरूरत है? दोषी मन, है ना, दोषी मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टस में इन वाइट्रो फैक्टस नॉन इट एक्टस, क्या मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब ये है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य बिल्कुल भी मेरा कार्य नहीं, ठीक है, यानी कि किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया गया है और उसे जबरदस्ती कराया गया है तो माना जाएगा कि वो उसका काम नहीं है, उसको जबरदस्ती विवश करके वो काम कराएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये भी, और जो अभी इसके पहले हम बताए हैं वो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक्टस रियस का भाग नहीं? तो कौन नहीं है भाई एक्टस रियस का भाग? आपके आचरण का जो विचार है वो नहीं, ठीक है, बाकी सब है। आचरण के विचार जो है वो एक्टस रियस में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? आपराधिक दायित्व के लिए निम्नलिखित सिद्धांत सबसे कम सुसंगत है। कौन से सिद्धांत जो है सबसे कम सुसंगत है? हेतु जो है वो क्या है, सबसे कम सुसंगत है, और इसीलिए देखा जाए तो इसको आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत नल्लम क्रिमिनुल्ला कोई साइन लेग का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि दंड या कोई भी अपराध पहले से मौजूद दांडिक विधि के बिना मौजूद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट,
किसी लोक विधि के निषेध या आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोक अपराध है, यह कहा जाता है। तो किसने कहा है ये? आपके विलियम ब्लैक स्टोन। ठीक है, विलियम ब्लैक स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और साथ ही समाज की नैतिक भावनाओं के विरुद्ध हो, अपराध कहलाता है। ये किसने कहा है? आपके स्टीफन। ठीक है, स्टीफन महोदय ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू फेसिट पर एल्यूम फेसिट पर से। क्वेश्चन है, क्यू फेसिट पर एल्यूम फेसिट पर से, यानी कि आपराधिक दायित्व के अंतर्गत इस सिद्धांत का सार बताइए कि ये कहता क्या है। ठीक है, तो क्या कहता है? ये आपके प्रातिनिधिक दायित्व के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर, है ना, प्रातिनिधिक दायित्व के बारे में बताता है। क्या है ये? तो ये कहता है कि जो कार्य कराता है हम मानेंगे कि वो स्वयं उस कार्य को कर रहा है। ठीक है, इसी पे ये जो है आधारित है, ये जो आपका मैगजीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के चरण का सही क्रम है। ठीक है, तो क्या सही क्रम है बताइए। सबसे पहले देखा जाए तो क्या चाहिए किसी अपराध के लिए? आशय, उसके बाद क्या चाहिए? तैयारी, फिर प्रयत्न, और उसके बाद क्या होता है कि कार्य की सफलता, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। जैसे कि हम समझा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अपराध के आवश्यक तत्व अलग होते हैं और चरण अलग होते हैं। अगर हम अपराध के आवश्यक तत्व के बारे में पढ़ें तो ये भी कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? कि सबसे पहले क्या चाहिए? कोई मानव व्यक्ति। ठीक है, और उसके दिमाग में क्या आना चाहिए? कोई दुराशय, यानी कि गलत आशय। उसके बाद जो है वो क्या करे? कोई एक्ट करे, यानी कि कोई काम करे, या ओमिशन, यानी कि उस काम का लोप करे, यानी कि न करे। और फिर उससे क्या हो? किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे, यानी कि कुछ नुकसान। तो ये हो गया आपकी आवश्यकता, तो है ना, अपराध के कि ये 4 चीजें तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन चरण क्या बताता है? अपराध करने का स्टेप बताता है। क्या क्या? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही है क्योंकि सबसे पहले तो भाई किसी के दिमाग में कुछ खुराफात उत्पन्न होना चाहिए, है ना, इंटेंशन उसका। फिर वो क्या करे? उसके लिए प्रिपरेशन करे, कुछ तैयारी वगैरह करे। फिर क्या करे? अटेम्प्ट करे। सभी तो हम क्या मानेंगे कि वो काम सफल हुआ या नहीं, उस पे आधारित है। ठीक है, तो ये क्या है? अपराध के चरण है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग किस पे आएंगे? परिभाषाएं पे। ठीक है, परिभाषाएं। तो सबसे पहले जो है क्या लिखा है कि कार्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 1 में जो है कार्य की परिभाषा यानी कि एक्ट के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है कि सेक्शन 2 क्लॉज 3 के अनुसार बालक का मतलब क्या है। ठीक है, हम बालक यानी कि चाइल्ड किसको कहेंगे? चाइल्ड का मतलब क्या? जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है। अब बच्चे में मेल फीमेल कुछ भी, ठीक है, जो भी 18 साल से कम के हैं वो सब चाइल्ड की डेफिनेशन यानी कि बालक की डेफिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट, बीएनएस के अंतर्गत कूट कलर की परिभाषा यानी कि काउंटरफिट की परिभाषा कहाँ दी गई? तो सेक्शन 4 में दी गई है। ठीक है, सेक्शन 4। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? कूटकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कि भाई कूटकरण होता क्या है? तो क्या लिखा है? पहला कि व्यक्ति जो कूटकरण करता है कहा जाता है जो एक चीज को दूसरे चीज के सदृश यानी कि के समान इस सदृश्यता के माध्यम से प्रवंचना करने का आशय रखता है, या वह यह जानते हुए कि यह इस तरह से क्या किया जाएगा? प्रवंचना किया जाएगा, यानी कि किसी को जो है बहलाया फुसलाया जाएगा, किसी तरीके से जो है उसको गुमराह किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज सदृश बनाता है या सदृशता ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति उससे धोखा खा जाए तो यह माना जाएगा, जब तक इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए कि वह व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्योंकि एक ये भी आपकी जो है कॉमन है कि भाई कूट करार के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो सामान है यानी कि जो चीजें आप बनाए हैं वो हूबहू है। ठीक है, एज इट इज नहीं होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए, तो मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, कूट करार किया है। ठीक है, नेक्स्ट। न्यायालय को परिभाषित किया गया, कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपके सेक्शन 2+5 में जो है न्यायालय की परिभाषा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, न्यायालय शब्द का अर्थ है किसको हम न्यायालय मानेंगे। लिखा है कि न्यायाधीश जिसे अकेले न्यायिक का कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों का निकाय जो एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त है। और सी लिख रहा है आपका ए बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भाई दोनों ही सही है, चाहे अकेले करे या पूरे एक बॉडी के रूप में करे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बेईमानी को एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और अन्य को सदोष हानिकारक करने के आशय से कोई कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है। कहाँ परिभाषित किया गया आपका, सेक्शन 2+7 में। चलिए, ये एक एक जो डेफिनेशन है आपका उसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना करके रखे हैं। ठीक है, अगर जिसको भी पढ़ना है जाइए बीएनएस के प्लेलिस्ट में, और बहुत अच्छी तरीके से बीएनएस के एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसको समझिए, जाइए, ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या लिखा है, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने या अन्य हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है तो हम उसको क्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, हम बेईमानी। ठीक है, बेईमानी से ही ना कर रहा है तो बेईमानी। क्लियर, क्या कह रहा है, शब्द बेईमानी से जो सेक्शन 2+7 है में परिभाषित है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो देखा जाए तो ये इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि लिखा है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने के आशय से या किसी अन्य को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से किया गया कार्य। ठीक है, वही क्या है, बेईमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दस्तावेज की परिभाषा, है ना, डॉक्यूमेंट की परिभाषा कहाँ है, तो आपके सेक्शन 2+8 में जो है दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है, बीएनएस के अनुसार दस्तावेज का अर्थ है किसी भी पदार्थ पर अभिव्यक्त या वर्णित कोई भी मामला है, कैसा, तो हर तरीके का है। ठीक है, उपयुक्त सही हो जाएगा। कपटपूर्ण शब्द को परिभाषित किया गया है, कहाँ परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2+9। ठीक है, 2+9। नेक्स्ट, लिंग की परिभाषा कहाँ दी गई है, लिंग की परिभाषा आपकी सेक्शन 210 में। ठीक है, लिंग की परिभाषा कहाँ है, सेक्शन 210। 8 में क्या था, डॉक्यूमेंट, 9 में क्या था, कपटपूर्ण, और 10 में क्या है आपके लिंग, याद रखिएगा।
अब कह रहे हैं ही के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो सब आएंगे, ठीक है, सब ही के अंदर सब आएंगे, पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर सब, जिसको हम लोग उभयलिंगी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सद्भावना पूर्वक शब्द को वीएनएस में परिभाषित किया गया है। कहाँ परिभाषित किया है आपके 211 में, ठीक है, 211। फिर से ध्यान रखिए, 8 में क्या था, क्या था 8 में बताइए, डॉक्यूमेंट था आपके। 9 में क्या था, कपट पूर्वक। 10 में क्या था, लिंग। और 11 में क्या है, सद्भाव पूर्वक, ठीक है, याद करते चलिए। नेक्स्ट, वीएनएस के अर्थ में सद्भाव पूर्वक का तात्पर्य सम्यक सावधानी और सतर्कता से विश्वास, वास्तविक विश्वास की किया गया कार्य जो विधि विरुद्ध न हो, ईमानदारी से किया गया कार्य और प्रमाणित विश्वास के तहत किया गया कार्य। क्या होना चाहिए बताइए, सम्यक सावधानी और सतर्कता के तहत किया गया कार्य, ठीक है। नेक्स्ट, संशय जो है वो कहाँ परिभाषित है, ठीक है, कहाँ है आपका 13, ठीक है, 2:13। नेक्स्ट, क्षति शब्द को वीएनएस में कहाँ परिभाषित किया गया है, क्षति आपके 2+14, ठीक है, 2:14। नेक्स्ट, क्या लिखा है, वीएनएस के तहत क्षति शब्द का अर्थ कोई अपहानि है। किस तरह का अपहानि, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से अपहानि कारित करना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी। अवैध और वैध रूप से करने के लिए आबद्ध शब्द परिभाषित है, कहाँ परिभाषित है आपके 2:15, ठीक है। क्या लिखा है, अवैध का अर्थ है, क्या है अवैध का अर्थ बताइए, क्या लग रहा है, प्रत्येक वह बात जो अपराध है, वह सब कुछ जो विधि द्वारा निषिद्ध है, वह सब कुछ जो सिविल कार्यवाही के आधार उत्पन्न करते हैं, उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो यहाँ उपरोक्त सभी ही है, ठीक है, सब। न्यायाधीश की परिभाषा कहाँ है, तो आपके 2:16 में न्यायाधीश की परिभाषा, ठीक है। जीवन को वीएनएस में कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपके 2:17 जो है वो जीवन है ना, न्यायाधीश और उसके बाद जीवन। पुरुष को परिभाषित किया कहाँ, आपके सेक्शन 219 में, किसको, पुरुष। नेक्स्ट, 2:19 में पुरुष यानी कि मानव, मानव से मतलब क्या है ना, उससे मतलब क्या, मानव नर से मतलब क्या, किसी भी एज का, है ना, जब से जन्म लिए हैं और जब तक जिंदा हैं तब तक। महिला का मतलब क्या, तो जो पुरुष का मतलब था वैसे ही सिमिलर, क्या, किसी भी आयु की महिला, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है कि वीएनएस के धारा जो 220 है के तहत वर्ष और मास का मतलब हम गणना कैसे करेंगे, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कि जंगम संपत्ति को परिभाषित कहाँ किया गया है, ठीक है, जंगम संपत्ति, तो आपके 2:21 में क्या है, जंगम संपत्ति की परिभाषा, जिसको हम क्या कहते हैं, चल संपत्ति, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। वीएनएस के तहत जंगम संपत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है, तो किसको शामिल नहीं किया गया है आपके, देखा जाए तो सबको ही, क्यों, क्योंकि भाई लैंड जो है वो क्या है,
अचल संपत्ति है ना, ये सभी अचल ही हैं जो चल नहीं सकते हैं, ये तो इमूवेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, शपथ। शपथ जो है कहाँ दिया गया है, तो 2:23, ठीक है, 2:23। अपराध को निम्नलिखित के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, कहाँ, आपके 2:24 जो है वो ऑफेंस यानी कि अपराध की परिभाषा बताता है। वीएनएस के अंतर्गत लोप शब्द, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग ओमिशन कहते हैं, की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 2:25 जो है वो लोप के बारे में यानी कि ओमिशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट, वीएनएस की धारा 2:26 के तहत व्यक्ति शब्द दर्शाता है, यानी कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन आएगा, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। जहां भी केवल लिखा है समझ जाइए गड़बड़ है। क्या लिखा है, कोई कंपनी, एसोसिएशन, व्यक्तियों का निकाय, सब शामिल, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। लोक सेवक की परिभाषा कहाँ मिलेगी, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉरी माफ कीजिएगा, पब्लिक सर्वेंट, तो कहाँ दी गई है आपके 2:28 में, ठीक है, 2:28। नेक्स्ट, लोक सेवक शब्द ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जिसमें शामिल है, कौन शामिल है भाई लोक सेवक में, बताइए। तो देखा जाए तो सभी है ना, सब सब शामिल है। क्या लिखा है, वीएनएस का 2:28 जो है सेक्शन, जो बताता है किसके बारे में, लोक सेवक के बारे में। तो कह रहा है कि कौन जो है वो लोक सेवक नहीं, तो आपके सरकारी कॉलेज का जो प्राचार्य होता है ना, वो जो है आपके लोक सेवक नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट, विश्वास करने का कारण, इसकी परिभाषा कहाँ है, तो 2:29 में, ठीक है, रीजन टू बिलीव इसको कहते हैं। नेक्स्ट, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो कहाँ दी गई है, 2:31, ठीक है, 2:31। फिर लिखा है बीएनएस का निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वेच्छा को परिभाषित करता है, स्वेच्छया, है ना, तो कौन सी धारा परिभाषित करती है आपकी, 2:33, ठीक है, 2:33। नेक्स्ट, सदोष अभिलाप को बीएनएस के अंतर्गत परिभाषित किया गया, कहाँ परिभाषित किया गया है, 2:36, ठीक है। नेक्स्ट, सदोष हानि, इसकी परिभाषा कहाँ है, तो जस्ट उसके बाद 2:37, ठीक है। क्या लिखा है, सदोष अभिलाप का अर्थ क्या होता है, तो बताइए क्या लग रहा है, क्या अर्थ है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या लिखा है, विधि विरुद्ध साधनों से संपत्ति प्राप्त करना जिसका हकदार वह व्यक्ति नहीं है ना, भाई ऐसे ही व्यक्ति हकदार नहीं है ना, जो विधि विरुद्ध तरीके से क्या करे, कोई प्रॉपर्टी पाए, तो वो क्या है, सदोष अभिलाभ, यानी कि गलत तरीके से कुछ फायदा उठा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों से कुछ अर्जन करता है जिसका वह विधिक रूप से हकदार नहीं है, तो हम क्या कहेंगे उसको, बताइए, अभी तो हम लोग देखे हैं ना, क्या, सदोष अभिलाभ। तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म हुआ, परिभाषा खंड, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, सामान्य आशय के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, कि लिखा है कि कौन सी धारा प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति, यानी कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो कि वह कार्य उसने अकेले किया है। तो ये किस धारा में बताया गया, बताइए, सेक्शन 3 क्लॉज 5, ठीक है, 3 क्लॉज 5। नेक्स्ट,
क्या लिखा है, बीएनएस की धारा 3 क्लॉज 5 क्या बताती है, बताइए। तो साक्ष्य का एक नियम इसको कहा जाता है, ठीक है। साक्ष्य का एक नियम, हर जगह ए भी नहीं रहता हो, ठीक है। हर जगह ए भी मत लगाया करिए आप लोग। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 3 क्लॉज 5 के तहत क्या भागीदारी के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है ना। आवश्यक तो है लेकिन सभी मामलों में नहीं, ठीक है, सभी मामलों में नहीं। क्या लिखा है, सामान्य आशय का अर्थ क्या होता है, बताइए। सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय, क्या है ना। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है, जब कोई आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, मानो यह उसने से प्रत्येक द्वारा अकेले ही किया गया है, क्या है, और यही आपका सही हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट, सामान्य आशय का सिद्धांत तभी लागू होता है जब कितने चाहिए भाई, बताइए। कम से कम 2 व्यक्ति शामिल, ठीक है, कम से कम 2। नेक्स्ट, सेक्शन 3 क्लॉज 5 गठित करती है, क्या गठित करती है 3 क्लॉज 5, सामान्य आशय और प्रत्यक्ष कार्य दोनों को साबित होना होगा, ठीक है, दोनों। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस की सेक्शन 3 क्लॉज 5 का आवश्यक तत्व नहीं, तो किसको हम आवश्यक तत्व नहीं बनाएंगे, अपने ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि लिखा है अपराध में शामिल होने का सामान्य आशय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस के सेक्शन 3 क्लॉज 5 का आवश्यक तत्व नहीं, किसको नहीं मानेंगे हम, सामान्य उद्देश्य जहां भी आ जाए, ठीक है, तो समझ जाइएगा ये तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड समनर ने कहा वे भी सम्मिलित होते हैं जो मात्र खड़े होते हैं, किसके, बताइए। जिसको हम लोग शंकरी टोला के नाम से भी जानते हैं, है ना, या फिर आपके जो है पोस्ट मास्टर हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, कौन है, बारेंद्र कुमार, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य आशय घटना स्थल पे भी सृजित होता है, ये बात जो है कहाँ कहा गया था, किस केस में, तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर, है ना। और इसी में जो है किस किस के बारे में अंतर बताया गया था, बताइए। सामान्य आशय और समान आशय में अंतर, ठीक है, इन दोनों में अंतर बताया गया था। नेक्स्ट, सेक्शन 3 क्लॉज 5 के तहत संयुक्त दायित्व के लिए अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा, क्या साबित करना होगा, बताइए। तो सामान्य आशय साबित करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य आशय से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस मामले में प्रीवी काउंसिल ने, वही अभी हम बता चुके हैं, इसका आंसर क्या है, महबूब शाह वर्सेस केवल, है ना। चलिए क्या लिखा है, सेक्शन 3 क्लॉज 5 और 190 के बीच में अंतर कैसे कहेंगे, तो क्या अंतर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, जो कि लिखा है सेक्शन 3 क्लॉज 5 के लिए कृत्य का सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, जबकि आपके जो 190 है जो विधि विरुद्ध जमाव है उसमें निष्क्रिय सदस्यता होती है, यानी कि सक्रिय भागीदारी की जरूरत नहीं होती है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है? जाइए जाकर के देखिए।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बीएनएस के तहत प्रातिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देता है? कौन देता है? अब सेक्शन 3 क्लॉज 5 भी और 190, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या लिखा है, 3 क्लॉज 5 और 190 में कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत। क्या लिखा है कि 3 क्लॉज 5 में 5 व्यक्ति चाहिए। अच्छा, अभी तो हम लोग देखे हैं ना 2 व्यक्ति चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और इसमें क्या दिया है 2, इसमें तो 5 चाहिए, तभी तो विधि विरुद्ध जमा होगा। ठीक है, क्या लिखा है, एक्स एक जेलर के पास एक कैदी जेड का प्रभार है। एक्स जेड की मृत्यु कारित करने के आशय से जेड को भोजन की आपूर्ति करना अवैध रूप से बंद कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये एक एक जो एग्जाम्पल है ना, ये सब हम पढ़ाए सब लेक्चर में। क्या लिखा है कि उसकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन भूख उसकी मृत्यु का कारण के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर बाद में क्या होता है, एक्स को पद से हटा दिया जाता है और वाई उसका उत्तराधिकारी बनता है। एक्स और वाई के साथ मिली भगत या सहयोग के बिना जेड क्या करता है, वो भी सेम काम करता है और अब इसकी मृत्यु हो जाती है। बताइए दोनों का दायित्व तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो एक्स है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो मरा तो था नहीं, है ना। लेकिन वाई जो है वो उसके हत्या के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, ए जानबूझकर जेड की मृत्यु कारित करता है, अवैध अंशतः अवैध रूप से उसको भोजन न दे करके और उसकी पिटाई करके। ये क्या किया है? तो सीधा सीधा ये क्या किया है, हत्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, चैप्टर दंड के बारे में, तो जो कि सेक्शन 4 से लेकर के 13 तक है। ठीक है, क्या लिखा है, बीएनएस के धारा 4 में जो दंड है हमारा वो कितने तरीके का है? तो 6 प्रकार का दंड बताया गया है। 6 प्रकार का, और कितने तरह का होता है, क्या है, ये सब हम बताए हैं। ठीक है, लेक्चर सीरीज में जाइए, जा करके देखिए। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, बीएनएस के तहत कौन दंड नहीं दिया जाता? तो आजीवन निर्वासन, है ना, बाकी सब तो दिया जाता है। क्या लिखा है, विभिन्न दंडों के, माफ कीजिएगा, बीएनएस के तहत दिए जाने वाले विभिन्न दंड क्या है? लिखा है मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, एक अवधि के कारावास, संपत्ति जब्ती और जुर्माना, है ना। फिर आपका बी ऑप्शन क्या दिया है, मृत्यु, आजीवन कारावास, एक अवधि का कारावास, संपत्ति का जब्ती, जुर्माना, सामुदायिक सेवा। फिर सी लिखा है मृत्यु, आजीवन कारावास, अवधि के कारावास, जब्ती, जुर्माना, सामुदायिक सेवा, जीवन भर के लिए परिवहन। फिर लिखा है मृत्यु, आजीवन कारावास, एक अवधि का कारावास, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। तो कौन सा वाला माने बताइए? कौन सा वाला माना जाए? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, मृत्यु दंड विरल से विरलतम मामलों में। तो केस को कोई पूछ सकता है? क्या लिखा है, टीवी वशीश्वर वर्सेस तमिलनाडु राज्य के केस में ऐसा कहा गया था। कहा तो बच्चन सिंह वाले में भी कहा गया था, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से जो है अगर सही कहा जाए तो सी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट, बीएनएस की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अपराधी की सम्मति के बिना किसी भी दंडादेश का लघुकरण यानी कि उसको कम किया जा सकता है? तो सेक्शन नंबर जो हमारा क्या है, 5। ठीक है, 5। दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है?
तो कौन कर सकता है? आपके समुचित सरकार, समुचित सरकार कर। नेक्स्ट है समुचित सरकार किसी अभियुक्त व्यक्ति के मृत्यु दंडादेश किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर सकती है। लिखा है अभियुक्त की सहमति से, उसके रिश्तेदार की, उसके वकील की, किसी की सहमति से करने की जरूरत। अभी हम लोग देखे हैं ना ऊपर। नेक्स्ट दंडावधियों की गणना, दंडाविधियों के भिन्नों की गणना। बीएनएस के जो सेक्शन 6 है उसमें आजीवन कारावास को हम कितना गिनेंगे? ठीक है, तो कितना गिनेंगे? 20 साल गिनेंगे। ठीक है, 20 वर्ष। नेक्स्ट कौन सा धारा है जो ये बताता है कि दंडादेश पूर्ण या आंशिक रूप से कठोर या सादा हो सकता है? कौन बताता है? आपकी सेक्शन 7 जो है वो बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखा है? जहां ऐसी कोई राशि अभिव्यक्त नहीं है कि कितना जुर्माना दिया जाए, तो कितना देंगे? असीमित लेकिन अत्यधिक नहीं हो। ठीक है, वही अनलिमिटेड है क्योंकि कुछ लिखा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा ही दे दें। मामले की तथ्य और परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि कितना देना है तुम्हें। क्या लिखा है? बीएनएस के जो सेक्शन 3 क्लॉज 8 है के तहत जुर्माना देने में कोई व्यतिक्रम करे तो क्या किया जाएगा? तो 1/4 जो है अधिकतम कारावास का दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? जहां कोई अपराध का कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है और जुर्माना नहीं दिया जा रहा है, तो वहां क्या होगा? तो वहां जो है 1/4 जो है अधिकतम ना, 1/4। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? जो सेक्शन आपका 8 क्लॉज 5 है के तहत यदि अपराध जुर्माना या सामुदायिक सेवा के दंड से है दंडनीय, तो जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर या सामुदायिक सेवा का व्यतिक्रम पर क्या होगा? केवल सादा कारावास दिया जाएगा। ठीक है, सादा कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? यदि अपराध जुर्माना या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो जुर्माना का व्यतिक्रम करने पर या सामुदायिक सेवा का व्यतिक्रम करने के लिए कारावास लगाया जाएगा, वह अधिकतम नहीं है। कितना? तो ऑप्शन डी। क्या लिखा है? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 2 महीने तब जब जुर्माने का राशि कितना है? 5,000 रुपए से अधिक न हो तब, और अगर 4 माह दिया जाएगा कब? जब 10,000 से अधिक नहीं है तब, और किसी अन्य मामले में 1 साल, उससे ज्यादा का देना ही नहीं। ठीक है, क्या लिखा है? जो सेक्शन 8 क्लॉज 7 है के तहत जुर्माना या कोई भी भाग जिसका संदाय न किया जाए परिरोध किया जा सकता है ना? कितना बोला है बताइए? तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर बी हो जाए 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की कौन सी धारा कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि के बारे में बताती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सेक्शन नंबर 9 जो है वो बताती है। क्या लिखा है? बीएनएस की धारा 10 के तहत उन मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया गया कि कोई व्यक्ति उस निर्णय के विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से किसी एक का दोषी है, किंतु यह संदेह है कि वह अपराध में से किसी अपराध का, यदि वह दंड उन सब अपराधों के लिए बंधित नहीं है तो अपराधी को उस अपराध के लिए दंड दिया जाएगा जो कितना हो? सबसे कम। ठीक है, सबसे कम। नेक्स्ट
बीएनएस के तहत एकांत परिरोध जो है वो कौन बनाता है? एकांत परिरोध के बारे में धारा 11, धारा 11। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 11 एकांत परिरोध की सीमा का प्रावधान करती है। कितना? कम से कम 3 महीने का। यदि किसी अपराधी को 1 वर्ष से अधिक अवधि की कारावास का दंडादेश दिया जाता है तो वह एकांत परिरोध की अवधि अधिक नहीं, कितने से अधिक नहीं होगी? 3 महीने से ज्यादा की नहीं। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक होगी तो एकांत परिरोध का समय कितने मास से अधिक नहीं होगा? तो कितने से नहीं होगा? आपके 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। ये चीज तो हमेशा याद रखो। नेक्स्ट, यदि कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो एकांत परिरोध जो है वो कितना रहेगा? कितना रहेगा आपका? 1 महीना। ठीक है, 1 महीना। नेक्स्ट, एकांत परिरोध की अवधि का प्रावधान कहाँ किया है? तो आपके सेक्शन नंबर 12 में किया गया। 12। बीएनएस के तहत जब एकांत परिरोध के लिए दिया गया कारावास का दंड 3 महीने से अधिक नहीं होगा तो एकांत परिरोध दिए गए पूरे दंड के किसी 1 महीने में से अधिक नहीं होगी। तो 7 दिन जो है इससे अधिक नहीं है। क्या 1 महीने में 7 दिन से अधिक नहीं। नेक्स्ट और लास्ट जो है क्या कह रहा है? पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड बीएनएस में कहाँ दिया गया है? तो हमारा जो सेक्शन 13 है वो बताता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन 1 से लेकर के आपके सेक्शन 13 तक कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट आपके एमसीक्यू सीरीज में क्या? साधारण अपवाद के बारे में और उसके आगे के प्रावधान हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू का सीरीज पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है, क्योंकि ये जो आपका एमसीक्यू का सीरीज है न केवल जुडिशरी बल्कि एपीओ, यूपीएसआई, जो भी जिस भी स्टेट में बीएनएस आता है उन सबके लिए इम्पोर्टेंट हुआ है। ठीक है, तो जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को और एनहांस कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।